हेलो स्टूडेंट्स, ये जो हमने सॉल्यूशन दिए थे ईएमआई के जो 20 क्वेश्चंस का असाइनमेंट था, तो इसमें हमने सॉल्यूशंस दिया था। 7th क्वेश्चन फिर से पूछा गया है मुझसे, तो एक बार 7th क्वेश्चन फिर से देख लें और 9th फिर से देख लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 12 से 20 तक आज सॉल्व करूंगा, उनके सॉल्यूशन दूंगा। 7th में कुछ इस तरह से दिया हुआ था कि अगर एक्स एक्सिस पर हम आई ले लें और इस पर टी ले लें, ये क्या था, E बाई आर था। यहां पर ये एक कर्व दिया हुआ है और दूसरा कर्व ये दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो एक तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि आई, हमने डेरिवेशन भी किया हुआ है, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, आर बाई एल इंटू टी। और ये भी किया गया था कि टाइम कांस्टेंट जो था टी नॉट, और ये क्या होगा एल बाई आर। तो इस टी की वैल्यू अगर हम एल बाई आर रखें, इसे एल बाई आर रखा जाए तो ये टाइम कांस्टेंट आ जाता है। यहां पर इन्होंने ये दिया हुआ है कि when a certain circuit consisting of a constant EMF E and induced EMF and inductance L and resistance R is closed, the current in it increases with time according to the curve 1। ये इन्होंने कर्व 1 दे रखा है, according to the curve 1। When the circuit is closed second time, which parameter was changed and in which direction, तो सेकंड में ये कह रहे हैं कि कौन सा इसमें पैरामीटर चेंज कर दिया गया है। आप ई चेंज कर सकते हो, एल चेंज कर सकते हो, आर चेंज कर सकते हो। तो इनमें से कौन सी चीज चेंज की गई है जिससे कि ये कर्व 2 आ गया है। आप इसको ग्राफ से ही देख सकते हो कि यहां पर स्लोप देखिए और यहां पर स्लोप देखिए, तो आप देख सकते हैं कि स्लोप रिड्यूस हुआ है। डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। पीक वैल्यू ई बाई आर जो अटेन करने में सेकेंड केस में जो टाइम होगा वो ज्यादा होगा, और टाइम ज्यादा होगा तो इसमें ये तो इंस्टेंटेनियस टाइम है। आई नॉट तो ई बाई आर फिक्स ही है, पीक वैल्यू तो चेंज हुई नहीं है ना, 1 और 2 में पीक वैल्यू तो सेम है, तो इसका मतलब ई और आर चेंज ही नहीं हो सकता। अब बात आती है एल पर, तो यहां देख सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट जो था, टाइम कांस्टेंट यही चेंज होगा। ये क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट बढ़ गया है। और कैसे बढ़ सकता है, अगर इंडक्टेंस को इंक्रीज किया जाएगा, माने रिजल्ट क्या होगा, एल इज इंक्रीज्ड। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 7th में, एल इज इंक्रीज पहला ही ऑप्शन है। तो ये मैंने वैसे बता दिया था, लेकिन कुछ लोग समझ में आया, डाउट पूछा तो उसको बता दिया मैंने। 9th फिर हमसे दोबारा पूछा गया, तो मैं 9th एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, और अगर किसी को डाउट है तो आप कन्वे कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे, तो दोबारा हम बता देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ये आप देख लीजिए कैसे क्या हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ई और आर तो चेंज हो ही नहीं सकते, ई एल आर में कुछ चेंज करना था। और आप देख सकते हैं फिगर से ही कि टाइम जो है इंक्रीज हुआ है, और टाइम में मतलब टाइम कांस्टेंट, ये तो इंस्टेंटेनियस टाइम है, टी तो स्मॉल टी तो इंस्टेंटेनियस टाइम है, लेकिन जो चेंज हुआ है वो टाइम कांस्टेंट चेंज करेंगे, और ऑब्वियसली यहाँ इंक्रीज हुआ है टाइम कांस्टेंट, तो एल बाई आर बढ़ जाएगा। आर कांस्टेंट था तो एल इंक्रीज कर दिया जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है कि ये कोई सर्कुलर लूप दिया गया है और ये करंट दिया गया है, ये वायर ए बी है, और ये इन्होंने दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर ए बी इज इंक्रीज्ड एंड इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो आप जो है राइट हैंड थंब रूल लें और थंब करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से इसको कट करेगी ये।
और जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कट कर रही है और करंट आप इंक्रीज कर रहे हैं तो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, और चेंज ऑफ फ्लक्स से लेंज लॉ से द टेंडेंसी ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस लूप विल बी सच दैट इट विल अपोज द कार, तो इसके इंक्रीज को अपोज करेगी, और वो तभी हो पाएगा अगर ये इस डायरेक्शन में ये वायर ले सकते हैं, तो अगर एक क्लॉकवाइज इसमें करंट हो तो वो रिड्यूस होगी। तो ये तो इसका 9th का था कि इसमें क्लॉकवाइज, और वो ऑप्शन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा क्लॉकवाइज। तो इसका 9 का क्या हो गया? बी आंसर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे 12 से, और 12 के बाद 20 तक आज कंप्लीट कर देंगे, तो ये असाइनमेंट आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कंडक्टिंग वायर इज ड्रॉप्ड अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए क्या होगा, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो इसमें इन्होंने दिया है ए कंडक्टिंग वायर इज ड्रॉप्ड अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, माने इस तरह से कोई वायर आप या कंडक्टर आप एज्यूम कर सकते हैं, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो अगर कंडक्टर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो इट विल कट मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर एट राइट एंगल। तो जब ये परपेंडिकुलर जो है इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी, तो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, और ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स हम लोगों ने ऑलरेडी किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर रॉड दिया हुआ है और उसमें तो हम लोगों ने कर रखा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो BVL होता है, और इससे होता यह है कि पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो इसमें जो करंट होगी वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है 12 का? नो ईएमएफ 12, नो इंड्यूस्ड करंट, और सी है इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका ऑप्शन सी सही है, तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13th ओरल है, सभी समझ रहे होंगे। 13th है लेंज लॉ इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फार्मूला। ई जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, और इसमें कई ऑप्शन दे रखे हैं। ए फर्स्ट ऑप्शन है E इक्वल टू फाई डी एन बाई डी टी, गलत है, और सेकेंड दिया है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और E है E डी बाई डी टी ऑफ फाई बाई एन, और N डी बाई डी टी प्लस दिया है डी ऑप्शन। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो 13th का क्वेश्चन नंबर 13th में हम लोग ऑलरेडी किए हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और जिसमें कि माइनस साइन इज एक्सप्लेन्ड बाई लेंज लॉ। तो ऑप्शन जो है इसका जो 13th का है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद 14th जो है वो LCR सर्किट है, और इसमें कुछ देना चाह रहे थे, ऑप्शंस सही नहीं है, ऑप्शंस मैचिंग नहीं है, तो आप 14th छोड़ ही दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 15th भी छोड़ दें, क्योंकि मोटर का है और बैक ईएमएफ पर बेस्ड है, और ये मैं अल्टरनेटिंग करंट में जब हम लोग डिस्कस करेंगे सीट को, इस क्वेश्चन नंबर 15th को डिस्कस करेंगे। और मोटर का तो अभी हुआ भी नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16th आता है। क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन नंबर 16 ये है, टू सर्किट्स हैव कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। M की वैल्यू दिया है 0.09 हेनरी, हेनरी ही यूनिट होती है, SI यूनिट होती है 0.09, और उसके बाद दिया है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी बाय ए चेंज ऑफ करंट फ्रॉम 0 to 20, यानी डेल्टा आई इन्होंने रखा है 20 माइनस 0 यानी 20, और डेल्टा टी भी साथ साथ में दिया हुआ है ड्यूरिंग द टाइम 0.006 सेकेंड, 0.006 सेकेंड ये दिया हुआ है, डेल्टा आई दिया है, डेल्टा टी दिया है, और यू हैव टू फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एम
डी आई या डेल्टा आई कह सकते हैं बाई डेल्टा टी होता है। तो माइनस एम मीन्स 0.09, माइनस का मतलब वही लेंजला जो डायरेक्शन की बात है, और माइनस 0.09 इंटू डेल्टा आई इज नथिंग बट 20, और डेल्टा टी जो है 0.006, पॉइंट हटा देंगे तो एक और जीरो बच जाएगा, और फिर 3 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 200 टाइम्स। तो आंसर क्या आया? -300। माइनस तो सिर्फ उसके लिए है, डायरेक्शन के लिए। तो 300 वोल्ट आंसर आया है, और वो आपका ऑप्शन है डी। तो इसका 16th का डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। ये आपको नोट करना है तो नोट करना है, सिंपल फार्मूला था। क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने क्या दिया हुआ है? द टाइम कांस्टेंट इन एलआर सर्किट रिप्रेजेंट्स द टाइम इन विच, पहला दिया है रिड्यूस ए वैल्यू ऑफ इक्वल टू 37, तो गलत ही हो गया। और फिर क्या है? रीचेज ए वैल्यू इक्वल टू 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू के बजाय पीक वैल्यू लिखा जाना चाहिए। और सी जो है अटेन से कांस्टेंट गलत है, डी भी गलत है, ए सी डी गलत है, और आंसर बी है। इसमें इतना रखना, जो उन्होंने फाइनल वैल्यू कहा है उसको पीक वैल्यू कहना चाहिए, और 63% ऑफ पीक वैल्यू अटेन करने में जो टाइम लगता है वही जो होता है टाइम कांस्टेंट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन सही है। और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने ये दे रखा है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, क्या? ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप is placed in a uniform magnetic field of induction B टेस्ला। तो ये किसी यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, और जो कि क्या है? बी टेस्ला है, ये दिया हुआ है बी टेस्ला। इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, वो तो हमें बना ही दिया है। नाउ द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, तो ये रेडियस एनी हाउ किसी तरह से डिक्रीज कर रही है, आर रिड्यूस हो रहा है, तो एरिया रिड्यूस होगा, और एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर एरिया रिड्यूस हो रहा है, और तो आपको पूछा क्या गया है? एंड द रेडियस द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट द रेट dr/dt, तो उसका रेट क्या दिया है? dr/dt है। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज आर, तो जिस समय रेडियस आर है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बी क्या होता है? सॉरी, फाई क्या होता है? बी इंटू ए। चूंकि नॉर्मल है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में है तो एंगल 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 हो जाएगा। और b इंटू ए क्या हो जाएगा? ए को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे? पाई आर स्क्वायर से। ए रिप्लेस हो जाएगा किससे? पाई आर स्क्वायर से। तो डी फाई बाई डी टी, इसको टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो पाई बी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2r, लेकिन चूंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? एन दिया है, नहीं दिया, नंबर ऑफ टर्न्स तो दिए नहीं है, तो माइनस डी फाई बाई डी टी, और माइनस लेंथ से सिर्फ डायरेक्शन की बात है, तो ये आ जाएगा क्या? 2b पाई आर डी आर बाई डी टी। तो आप देख रहे हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो 2 पाई आर बी डी आर बाई डी टी, ऑप्शन बी सही है। तो आप याद रखिएगा 18th का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19th में हम लोग आ जा रहे हैं। क्या है 19th में? नाइनटीन में इन्होंने ये दे रखा है, द रेट आई, द करंट आई इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग एज। ये इस तरह से करंट जो है वेरी कर रही है, ये करंट जो है वेरी कर रही है। 19 क्वेश्चन है, ये है आई और ये है टी। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये टी दिया हुआ है और वैसे ये टी से वेरी कर रही है।
इसमें इन्होंने ये दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू ऑफ किसका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम। यानी वोल्टेज ई जो होता है आप जानते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। यहां पर स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है यानी डी आई बाई डी टी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट होता है यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट है। तो इसका जो ग्राफ होगा, और चूंकि एक्यूट एंगल है ये पॉजिटिव होता है 0 से 90 के बीच टाइन थीटा, यानी ये क्या है पॉजिटिव है और एल हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो है माइनस एल डी आई बाई डी टी जो दिया हुआ है, वो ग्राफ जो आ रहा है, अगर कोई मैचिंग और ग्राफ होता तो पहले तो ये निगेटिव लेते, लेकिन यहां निगेटिव डायरेक्शन ये नहीं कंसीडर किया है, मतलब वैसे भी ये डायरेक्शन के लिए है। तो ये डी आई बाई डी टी क्या है, पॉजिटिव है स्लोप। तो पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट दिखाया गया है और फिर उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं यहां पर करंट इंक्रीज कर रही है और यहां पर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और तो पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो उसका ग्राफ इन्होंने इस तरह से ये दिखाया है। यहां पर चूंकि डी आई बाई डी टी यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल है, निगेटिव होगा, याद रखिएगा। ये माइनस साइन इन्होंने लेंज लॉ के लिए लिया है। डी आई बाई डी टी फर्स्ट केस में एक्यूट एंगल था, पॉजिटिव था, तो ये ईएमएफ था यानी वोल्टेज, और बाद में ये वोल्टेज है। तो इसका भी ऑप्शन जो है कोई भी और सही नहीं है, सब में जीरो से स्टार्ट हो रहा था जबकि कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका मतलब ये हुआ कि इसका डी ऑप्शन सही है, 90 डी का ही ग्राफ आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20। ये है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमने सारी वैल्यूज लिख दिया हुआ है कि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इन्होंने क्या दिया है 100, उसके लिए नंबर सेकेंडरी में क्या हो, सच दैट पावर इनपुट, क्या पावर जो इनपुट है वो दिया गया है क्या 1000 वाट, एंड प्राइमरी जो करंट दी है वो 8 एम्पियर। तो पावर इनपुट को अगर 1000 ले लें और इसको वीपी और आईपी ले लें, ये वीपी और आईपी ले लें, तो आप इससे वीपी निकाल सकते हैं और ये आ जाएगा 125 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज दिया है 500। तो आपको पता है वीपी अपान वीएस इज नथिंग बट क्या एनपी अपान नंबर ऑफ टर्न्स, ये हमने करा रखा है। और वीपी की वैल्यू कितनी है 125 और वीएस की वैल्यू कितनी है 500। तो इससे नंबर ऑफ टर्न्स ये कितना दिया है 100, प्राइमरी में 100 है, और एनएस आपको निकालना है। तो 500 और 5 ये हो जाएगा 25 टाइम्स, और ये 25 4 टाइम्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी आ जाएगा 400। ये आंसर हो जाएगा। आज जो है ये सोल्यूशन मैंने दे दिया है। अब विद इन 2 days अल्टरनेटिंग करंट पर भी हम 20 क्वेश्चंस का असाइनमेंट दे देंगे, फिर उसको भी ऐसे ही डिस्कस कर देंगे। असाइनमेंट ट्राई करने के बाद अगर आप चाहो तो क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और अगर नहीं भेजेंगे तो फिर हम 1 to all कर देंगे। ओके, थैंक यू।